नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। 27 फरवरी के दिन अरविंद केजरीवाल अपने 23 साथियों के साथ भले ही डिस्चार्ज कर दिए गए हो शराब घोटाले में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई और ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में भी नोटिस जारी किया और सीबीआई फिर पहुंची तो सीबीआई के मामले में भी। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का जो जश्न का जो माहौल था वो 10 दिन के भीतर वापस जो है वो उसी स्थिति में आ गया। जो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी के दावे वापस करने लगे थे, दिल्ली पहुंच गए थे, अब एक बार फिर जो है वो सवालों के घेरे में पहुंच गए। अब ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल को यह डर लग रहा था कि स्वर्ण कांता शर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज है और उन्होंने इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल के इस केस की सुनवाई करी है, तो शायद क्योंकि 3 बार जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका फैसला था, तो वो इस फैसले को पलट सकते हैं। और स्वर्ण कांता शर्मा ने जिस तरीके से जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसके ऊपर कमेटी या जांच बिठाने की जो ऑर्डर था दिल्ली के रावुस एवेन्यू कोर्ट का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। अब यहां से जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वापस शुरू हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ईडी बार बार सम्मन कर रही है, लेकिन वो ईडी के सम्मन पर नहीं पहुंच रही है। ठीक 2023 में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 9 नोटिस जारी किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। मजबूरन ईडी ने, या हम कहें कि ईडी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा था उनके घर से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी यह थी कि अरविंद केजरीवाल को साक्ष्य और मजबूत सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है, तो प्रथम दृष्टया कहीं भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। तो यह घटनाक्रम जो है वो पहले से चल रहा था। अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सातिर चाल चलने वाले, और यह सातिर चाल क्यों है इसका हम जो है वो कारण ढूंढेंगे। और लेकिन पहले हम बात करेंगे कि यह सातिर चाल है क्या। यह सातिर चाल है, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ खुद ही कोर्ट में पेश हुए बिना वकील के। अब यहां पर मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ममता बनर्जी खुद वकील के जो है वो वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और दलीलें देने लगी थी। अब ममता बनर्जी के मामले को अगर आप समझोगे तो ममता बनर्जी इससे पहले जो है वो किसी भी स्वतंत्र एजेंसी पे कि हमें भरोसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। तो स्वतंत्र एजेंसी का मतलब चुनाव आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अब एसआईआर की प्रक्रिया में जो 60 लाख वोटर्स जो संदिग्ध है उसकी जांच न्यायिक अधिकारी करेंगे। अब ममता बनर्जी कहती है कि उनको न्यायिक अधिकारियों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी को भरोसा किस पर है। अब ठीक उसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। तो अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी वो ये थी कि उनको स्वर्ण कांता शर्मा पर भरोसा नहीं है। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों अगर आप देखोगे तो इस वक्त एक दूसरे के जैसे ही नजर आते हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। पार्टी के आधार पर अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हैं दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोपों में घोर, जिसको हम कहें कि डूबी हुई। इसके अलावा दोनों की तानाशाही आप देख सकते हैं, दोनों की भाषा शैली देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से मोदी कौन होता है, एलजी कौन होता है, दिल्ली का मालिक मैं हूं, तो ठीक ममता बनर्जी भी वैसा ही। अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं और ममता बनर्जी का जो है वो लग रहा है कि वो भी इस बार जो है वो प्लान कर जाएगी। अब इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो पहला जो मोड़ आता है इस सुनवाई का वो आता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की दलील पर यह कहा जाता है कि या तो आप जो है वो अपनी दलीलें दे सकते हैं या आपका वकील दे सकता है। पहले आपको यह तय करना है कि आप इन पर्सन जाना चाहते हो या वकालत के साथ या वकालतनामे के साथ किसी वकील को। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, केस की सुनवाई जो है वो तो वकील के आधार पर ही होगी, लेकिन जो जज का ट्रांसफर वाली जो याचिका है
उसमें वो अपनी दलीलें रखेंगे। अब यहां पर अपनी दलीलें क्यों रखेंगे? पहला सवाल कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कहां है? क्योंकि यह सवाल जो है वो अब लोगों के मन में है कि आखिर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तब इस केस को देख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, और हुआ क्या था? जमानत भी दिलवा दी थी, किसी भी तरीके से वो चाले चली होगी, लेकिन जमानत मिल चुकी थी। तो अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में, जब अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा के लिए तेलंगाना जा सकते हैं, हैदराबाद हाईकोर्ट में, लेकिन वो दिल्ली के हाईकोर्ट में नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अरविंद केजरीवाल का अब इसमें जो है वो अब समझ में आता है, जो गणित जिसको हम कहते हैं, कि आखिर ये क्यों हुआ। तो इसके पीछे की कहानी एक ही नजर आती है, और वो ये है क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सिर्फ संयोजक है। अब आप सोचोगे कि इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री था तो वकीलों की फीस, जो एक फौज खड़ी की गई थी, उसका जितना भी जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार के, या हम कहें कि दिल्ली की जनता का जो खजाना था, उससे जा रहे थे। और अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की फीस जो है वो करोड़ों में है। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरेस्ट आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की हालत क्या है। क्या वो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को अफोर्ड कर सकता है, जबकि गोवा और गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को पंजाब से जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुलाना पड़ता है। अब भगवंत मान को इसलिए बुलाना पड़ता है ताकि पंजाब जो सरकार है उसकी फैसिलिटीज का वो उपयोग कर सके। तो ये साफ तौर से दिखाई देता है। और इस केस में भी जो है वो यही लग रहा है कि उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में जाना चाहते थे, और लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी, क्योंकि उस वक्त चैप्टर खुल गया था स्वाति मालीवाल का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सुनीता केजरीवाल के साथ वही विभव कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। अब मैं कहूंगा थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन आपके जो नेता है संजय सिंह, उन्होंने ये बात कही थी कि वो स्वाति मालीवाल से मिले हैं, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ जो मारपीट है हम उसकी निंदा करते हैं। यह अलग बात है कि उसके एक दिन छोड़कर अगले दिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार लखनऊ के एयरपोर्ट पर देखे गए थे, और उसके बाद विभव कुमार को भगवंत मान का सलाहकार बनाकर पंजाब भेज दिया था, या हम कहें कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर नजर रखने के लिए। तो यहां पर यह एक मोटा जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक कारण जो नजर आता है। अब हम आते हैं दूसरी दलील के ऊपर। तो दूसरी जो दलील है, आम आदमी पार्टी, अगर आप संजय सिंह के ट्वीट को देखोगे, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राघव चड्ढा के खिलाफ एक पूरी गैंग की तरह जो है वो एक्टिव हो गई थी, वो इस केस में भी एक्टिव हो चुकी है। और आरोप क्या है? आरोप इस वक्त है जज साहिबा स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर कि वो आरएसएस के सेमिनार में भाग लेती है। अब सोचकर देखिए, थोड़ा सा अगर आप कहोगे तो इसको हम विस्तार से भी समझ सकते हैं। वो ऐसे समझ सकते हैं, एक है आरएसएस की भूमिका, तो आरएसएस क्योंकि उसी से भारतीय जनता पार्टी निकल कर आती है, तो क्या आरएसएस से जुड़ी हुई है? तो वैसे आरएसएस में जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन राष्ट्र सेविका जो संघ है उससे जुड़ी हुई हो सकती है। तो क्या इस आधार पर जज बदल दिए जाएंगे? पहला सवाल। और क्या इस आधार पर जो है वो जज के ऊपर बेईमान होने के या बाइट्स होने के आरोप लगा सकते हैं क्या? और अगर लगा सकते हैं तो फिर किसी भी जज को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि आप और हम, चाहे हम किसी पार्टी विशेष से लगाव रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन हम वोट जरूर करते हैं। तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम वोट देने जाते हैं, तो हमारी आइडियोलॉजी किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है, और जिसमें संभावनाएं ज्यादा होती है हम उस पार्टी को वोट करते हैं। अगर मेरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है मेरी विचारधारा, तो मैं उसको वोट करूंगा। अब ऐसे में जज भी तो वोट करता होगा, और जज अगर वोट करते होंगे तो अगर क्या मान लो किसी जज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो क्या वो बेईमान हो गया या बायस हो गया?
तो आरएसएस जैसे कोई भी संस्था है और आरएसएस शताब्दी समारोह मना रहा है और वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं को, अलग अलग जो है वो फिल्म स्टार्स को, अलग अलग बिजनेसमैन को वो बुला रहे हैं, तो क्या इससे वो सब लोग बायर्स हो गए? अगर ऐसा है तो फिर सीधी सी बात है कि जेएनयू से निकली हुई जो नस्ल है वो तो पूरी की पूरी बायर्स है, जो दिखाई भी देता है अर्बन नक्सल्स में। तो फिर उससे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो स्वर्णकांता शर्मा को जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त कुतर्क दे रही है, आप समझ सकते हैं कि आरोप जो है वो किस तरीके से जा रहे हैं। और फिर यह सवाल होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इससे क्या चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, जो उपाध्याय साहब है, उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी, एप्लीकेशन दी थी जज ट्रांसफर की, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए चुनौती देने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यह दलील में सामने आया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब तुषार मेहता ने यह कहा कि आप तो जो है वो अपनी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो फिर यहां कैसे आए हो इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि हमने वहां पर विड्रॉ कर लिया। अब जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है कि इस जो जज है स्वर्णकांता शर्मा, उनको हटाकर इसको डबल बेंच के पास भेज दिया जाए। अब आप देखिए, मतलब डबल बेंच का मतलब होता है कि दो जजों की बेंच इस पे सुनवाई करेगी, तो हो सकता है वो स्वर्णकांता जो शर्मा है उसके फैसले को बदल दे। अगर उस फैसले को बदल दिया जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल का बचाव हो जाता है, और मान लीजिए स्वर्णकांता शर्मा के फैसले को एज इट इज रख दिया जाता है डबल बेंच के द्वारा, तो फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब इसमें एक तो यह होगा कि स्वर्णकांता शर्मा वो ऑलरेडी इस पूरी फाइल को जो है वो कई बार पढ़ चुकी है, तो उनके दिमाग में इस मामले को लेकर सारे फैक्ट्स और तथ्य जो है वो सेट है, तो उनको ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब नए जज आएंगे, वो इसको वापस से जो है 2000-3000 पेज की जो चार्जशीट होगी वो उसकी स्टडी करेंगे, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसमें टाइम लगेगा। और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो लगभग 1.5 से 2 साल तक आप मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इसको लटकाना चाहते हैं, डिले मोड पे जाना चाहते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना ये सुनवाई में अब डिले होगा, उतना अरविंद केजरीवाल को लगता है, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है, इसके अलावा गोवा में चुनाव है और गुजरात में चुनाव है, और अरविंद केजरीवाल पंजाब को रिपीट करना चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर पंजाब हाथ से चला गया तो राजनीतिक अस्तित्व आम आदमी पार्टी का खतरे में पड़ जाएगा। वो गोवा में उसको थोड़ी उम्मीद लग रही है और गुजरात में वो अपना विस्तार करना चाहती है। और अगर ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मामला चला जाता है, जो भी दिल्ली हाईकोर्ट का है स्वर्णकांता शर्मा के पास में, तो फिर ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब भी मुश्किल नजर आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस दिमाग में इस वक्त कौन सा खेल चल रहा होगा। बाकी राजनीतिक विश्लेषक है, हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर पिछले 10 से 11 साल से या 12 साल से अगर कोई अच्छे से इसको स्टडी करें, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सोचते हैं वो आपको भी समझ में आना लग जाएगा। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है वो ठीक ऐसा ही चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, कमेंट बॉक्स में उनकी क्या सोच है, जरूर जो है वो इसकी राय दें। धन्यवाद।